आप लोगों ने अभी ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हो रहा है इसकी तैयारी आपने करी, कितनी करी? किसी ने, हो सकता है आपने ऑनलाइन टेस्ट के लिए निमी का जो है ना स्मार्टफोन से आपने प्रैक्टिस करनी शुरू की होगी, लेकिन थोड़ा एक प्रश्न आता है, दूसरा नहीं आता है, तीसरा आता है, चौथा नहीं आता है, इस प्रकार की होगा। ऐसा ही हो रहा है ना, ऐसी सिचुएशन बन रही होगी। अगर आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, टेस्ट देने की तैयारी भी करी, लेकिन ये समस्या, क्योंकि अपन क्वेश्चन, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को आपको अधिक से अधिक समय देना है। क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको मैक्सिमम टाइम देना है। अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा फटाफट और उसके बाद फिर ऑप्शन देख लो, नहीं फिर घड़ी चल रही है तो फिर वो टाइम जो है वो बढ़ रहा है यार, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, यूँ करके मन में ऐसी भ्रांति है, तो उसको आपको वैसे ही दूर करना है। क्योंकि OMR में तो आपको गोला करना था, वो समय आपका बच गया, आपको सिर्फ क्लिक करना है। तो अधिक से अधिक समय जो है, टाइम जो है, वो क्वेश्चन को पढ़ने में लगाना है। ठीक है ना। आपको एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए 1 मिनट में अगर आप 45 सेकंड तक क्वेश्चन के ऊपर आप गौर करते रहेंगे तो आपको कोई घबराहट नहीं होगी और दिक्कत भी नहीं आएगी। ऑप्शन आप बाद में देखना, सिर्फ क्लिक ही तो करना है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सबसे मूल बात जो ये है कि मेन जो आपको टेस्ट, जैसे ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, थोड़ा सा घबराहट पहले हो गई। दूसरी बात कि अरे इसमें घड़ी चल रही है, टाइम चल रहा है, तो फिर वो एक दिमाग में ये एक भ्रांति हो गई है। तो वो दिमाग में ये भ्रांति हटा देना है। आपके पास में पर्याप्त समय है, 45 सेकंड का समय बहुत होता है। एक प्रश्न को आप अच्छी तरह पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, तब भी आपके 5, 10, 15, 20 सेकंड, 25 सेकंड तक खर्च होंगे। और थोड़ा विचार कर लो तो 5-10 सेकंड और, तो 45 सेकंड तक तो आपको क्वेश्चन को ही देखते रहो, उसको मंथन करते रहो। उसके बाद आप ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, तो अपन ये अभ्यास शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न जो अपन देखते हैं कि जो सेकेंड ईयर में आपके जो क्वेश्चन है, पहले तो आप टॉपिक देख लो ये कितने कितने टॉपिक हैं। दूसरी बात ये कि आपको एक अभ्यास के लिए कम से कम 4-5 दिन का समय चाहिए। आप भिड़ते ही आप टेस्ट देना शुरू कर देंगे तो अलग अलग टॉपिक के आते जाएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा तो अलग टॉपिक का होगा, दूसरा दूसरे टॉपिक से लिया गया, तीसरे टॉपिक से लिया गया, तो फिर आप में फिर वो नकारात्मक भावना उत्पन्न हो जाती है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने टॉपिक लेवें। अपने टॉपिक जैसे आपने, तो अपने जो टॉपिक हैं, जो टॉपिक होंगे उसका टॉपिक को 1 दिन का टाइम दे दो। एक टॉपिक को 1 दिन का टाइम दे दो। तो आज अपने को करना है तो मोटर के संबंध में करना है, 3 फेज मोटर के ही क्वेश्चन देखने, दूसरे क्वेश्चन देखने ही नहीं है। ठीक है, दूसरे दिन आप सिंगल फेज मोटर ले लेवें, तीसरे दिन आप ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ले लेवें, चौथे दिन कन्वर्टर का ले लेवें, 5वें दिन और अप्लायंसेस का दे देवें। यूँ करके 1 दिन में 1 चैप्टर के क्वेश्चन ही देखने हैं आपको। और उसकी तैयारी थोड़ी बहुत करके न आप अच्छी तरह एक क्वेश्चन बैंक आपके पास में तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद आप टेस्ट पे जाना है, तब जा कर के ना थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। नहीं तो आप पहले से ही करने जाएंगे तो फिर वो दिक्कत यही रह जाएगी, है ना। तो पहले अपन अभी एक बार अभ्यास करते हैं कि सेकेंड ईयर में जो क्वेश्चन आंसर हैं उसमें जो पिछला जो पेपर है उसका हमने एनालिसिस किया। पिछले पेपर को अपने एनालिसिस करना मतलब व्याख्या करी, तो मालूम पड़ा कि मैक्सिमम प्रश्न कौन से चैप्टर से आते हैं। तो मैक्सिमम प्रश्न आते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, स्टार्टर है उससे संबंधित ज़्यादा प्रश्न आते हैं, वाइंडिंग से संबंधित ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो हम वो टॉपिक क्लियर कर लें, उससे संबंधित कैसे भी प्रश्न पूछे जाए तो अपन कर सकें। तो अभ्यास जो है वो ऐसे चैप्टर के ऊपर आपको ज़्यादा अभ्यास करना है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर फिर बाद में 1 दिन ये ले लिया, उसके ऊपर आप अभ्यास कर लो। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन है और रिवाइंडिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे, सिंगल फेज मोटर के आ जाएंगे। तो आज सिर्फ ये स्टार्टर के और उसके बारे में एक बार देख लो। उसके बाद कल जो है नेक्स्ट अलग टॉपिक ले लेना, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है, उसके प्रश्नोत्तर ही हल कर देंगे। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आपको टेस्ट देना है। पहले टेस्ट देने जाएंगे तो आप में थोड़ा सा नेगेटिव विचार आ जाएंगे, मेरे को कुछ नहीं आता है, या मेरा रिजल्ट बहुत कमज़ोर रहेगा, या इस तरह की भ्रांति आ जाती है।
तो थोड़ा सा आप अभ्यास कर लें तो इससे ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि त्रिकला स्क्वारल केज प्रेरण मोटर की स्लीप गति गणना करने का सूत्र क्या है? स्लीप ज्ञात करना। अब आपको पता होना चाहिए कि स्लीप क्या होती है, थोड़ा बहुत तो मालूम है कि नहीं है? रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड का अंतर है, वो स्लीप है। अब यहाँ पर जो ये स्लीप के बारे में प्रश्न पूछा है तो थोड़ा मंथन कर लें। अभी कितना टाइम लगा आपको? स्लीप एक बार मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लीप थोड़ा बहुत आप मंथन करें। उसके बाद स्लीप जो रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड में अंतर को स्लीप कहते हैं, उसका फार्मूला NS माइनस NR। ठीक है, मेन तो ये हो गया। अब आपको प्रतिशत निकालना है तो NS माइनस NR बटे NS इंटू 100। तो प्रश्न में पहले देखना है कि इसमें त्रिकला स्क्वारल के प्रेरण मोटर की स्लीप गति की गणना करनी है, उसका सूत्र गति का, प्रतिशत स्लीप नहीं पूछा है। गति की गणना कैसे करेंगे? स्लीप गति तो NS माइनस NR, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड। तो इसलिए अपन इसमें ए, इसका ऑप्शन सही है। यहाँ पर देख लिया, फटाक से ए क्लिक करना। ए क्लिक करने में कोई दिक्कत नहीं है और उसमें टाइम भी नहीं लगता, समय लगता है आपको क्वेश्चन को मंथन करने का। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से ये अभ्यास कर लें तो उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन का जो उत्तर आपने ए कर दिया है उसका वेरिफिकेशन करना है। तो इसमें एप्लीकेशन में ये है तो आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, इसका आंसर देखना है। तो ए अपना आंसर बिल्कुल सही है, ये बता रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अगला प्रश्न खुलेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर ये नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है? यहाँ एक सर्किट डायग्राम दे के रखा है। चित्र मालूम है कि आपको? चित्र देखे होंगे स्टार्टर के। सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है? सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम जो होता है ना, एक फेज जहाँ से आया फिर वो कौन कौन से स्विचों से हो करके दूसरे फेज पे जाता है, एनवीसी कॉइल जुड़ती है, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट जुड़ते हैं। तो उसमें इस तरह का एक सिंगल लाइन डायग्राम बना के दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे ये चित्र जो दिया गया है तो इसमें L1 स्टार्ट हुआ और इसमें स्टॉप पुश बटन स्टॉप से ऑन में जाता है। DOL स्टार्टर का जो लेआउट, सिंगल लाइन डायग्राम DOL स्टार्टर का सिंगल लाइन डायग्राम का एक चित्र है। उसमें पहले जो फेज आया वो स्टॉप में गया, ऑफ में, ऑफ से ऑन में, और ऑन के पैरेलल में एक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है। तो एक्सिलरी की जगह यहाँ पर एक स्विच लगा दिया और उसके बाद एनवीसी में दिया है। इसका मतलब एक्सिलरी के साथ जब अगर पैरेलल में स्विच दिया गया हो तो ये जो सर्किट होता है वो जॉगिंग और इंचिंग का होता है, रिमोट कंट्रोल का नहीं होता। जॉगिंग इंचिंग, जॉगिंग इंचिंग क्या होता है कि रुक रुक के चलाना। किसी लैथ मशीन में अगर मान लो कोई टूल वगैरह लगा के सेट करना हो तो जॉगिंग इंचिंग का है। तो ये जॉगिंग इंचिंग, जो इंचिंग वाला जो है ना, ये जो सर्किट है वो इंचिंग वाला है। तो इसमें ये ए ऑप्शन सही है। अब पहले अच्छी तरह देख लिया, उसमें बहुत कम समय लगा है ना। तो एक बार 2 बार आपने पढ़ लिया, थोड़ा मंथन कर लिया, तो वो समय मैक्सिमम क्वेश्चन के ऊपर देना है और क्लिक करने में बहुत कम समय लगता है। जैसे ये देख लिया कि हाँ सर्किट ये है, जॉगिंग इंचिंग का है, तो जॉगिंग इंचिंग पे ये क्लिक कर दिया तो ये आपका आंसर का आपने जवाब दे दिया। इसमें तो 1 सेकंड 2 सेकंड लगते हैं क्लिक करने में, आपका समय वैसे ही मैक्सिमम बच जाता है। अब उसका उत्तर देखें तो वास्तव में उत्तर हमारा सही है, फिर आपका कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। अगला प्रश्न फिर देखें कि मोटर के स्टेटर में विद्युत डिग्री की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? याद है क्या? मोटर वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल डिग्री की गणना कैसे करते हैं? नहीं मालूम? 2 पोल जो होते हैं उसमें जो डिग्री होती है 180 डिग्री गुणा पोलों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है, ऐसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? याद रह जाएगा? पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो देख लेना आपको। अभी मैं पढ़ा भी रहा हूँ एक तरह से। इलेक्ट्रिकल डिग्री जो है ना, इलेक्ट्रिकल डिग्री में 180 गुणा नंबर ऑफ पोल होता है। हो सकता है आगे प्रश्न में ऐसा आ जाए कि 6 पोल के लिए डिग्री कितनी होगी, ऐसा प्रश्न आगे आ भी सकता है, तो गुणा 6 कर देना, है ना। तो 180 इंटू नंबर ऑफ पोल। तो इसमें यहाँ पर देखें 180 बटा स्लॉट की संख्या नहीं है, स्लॉट की संख्या ये भी नहीं है, ध्रुवों की संख्या नहीं है, तो 180 गुणा ध्रुवों की संख्या, इसमें ये डी ऑप्शन सही है। तो आपको ये डी पे क्लिक कर दिया। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिकल डिग्री का जो है क्वेश्चन अगर आता है तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल डिग्री वाला प्रश्न आता है तो जितने पोल हैं 180 गुणा पोलों की संख्या, ठीक है। अब उसका उत्तर देखें, ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न यहाँ पर फिर एक चित्र दे दिया। अब चित्र पर मंथन करें। एसी मोटर का स्टार्टर। अब थोड़ा बहुत तो आपने पहले अलग अलग स्टार्टरों के चित्र देख रखे होंगे, है ना। तो जो जो चित्र आपने देख रखे हैं तो उसमें ये जो चित्र है वो किसका है, किस टाइप का स्टार्टर है। तो यहाँ पर जो चित्र एक दिखाया है, तो ये जो चित्र दिखाया गया है इसमें नीचे तो ये आपके ट्रांसफार्मर दिख रहा है, नीचे एक ट्रांसफार्मर है और टेपिंग है निकाल के दे रखा है। तो जिस स्टार्टर में जैसे ट्रांसफार्मर का ऐसा चित्र होगा, हैंडल है, स्टार्ट और रन, स्टार्ट डेल्टा लिखा नहीं है, स्टार्ट और रन लिखा है, इससे मालूम पड़ जाएगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक आपके यह ट्रांसफार्मर का भी ये दे रखा है, उसमें टेपिंग निकाल रखी है, तो मतलब ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर भी होता है, उसमें इस टाइप का होता है। चित्र देख के आइडिया लग गया, ठीक है। तो अब ड्यूल स्टार्टर ये ऐसा चित्र है, ये ड्यूल का है नहीं। ऑटो ट्रांसफार्मर, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो हमने ये कर दिया आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, बी ऑप्शन सही है। इसका उत्तर आप वेरिफिकेशन करने के लिए आपको कंफर्म करना है तो बी उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखना है, इस तरह से आपको अभ्यास करना है। अब अगला प्रश्न फिर वापस तुल्यकालिक गति। पता है आपको ऐसे ही मोटर में सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। ऐसी मोटर, ऐसी 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसमें तुल्यकालिक गति सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करने का फार्मूला क्या है। सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, NS 120। तो फार्मूले का 120 गुणा F बटा P होता है। ये RPM निकालने का फार्मूला है 120 F गुणा P, याद रह जाएगा। सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करने का, सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता है। मोटर का जो सिद्धांत है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में शॉर्ट सर्किट चालक रखे तो टॉर्क उत्पन्न होता है, ये इंडक्शन मोटर का सिद्धांत है। जो फील्ड आपका घूम रहा है वो जो गति है वो 120 गुणा फ्रीक्वेंसी बटा पोल। तो RPM निकालने का भी यही फार्मूला है 120 गुणा F बटा P। तो सिंक्रोनस स्पीड का जो है फार्मूला ये रहा। अब इसमें ए ऑप्शन है 120 गुणा F बटा P, कन्फर्म हो गया। तो ये ए ऑप्शन भी सही है। अब आप इसका आंसर चेक करें, व्यू आंसर, तो हमारा ये सही है। अगला प्रश्न जैसे ही हमने लिया, नेक्स्ट करेंगे तो अगला प्रश्न खुलेगा। नेक्स्ट करते ही हमने अगला प्रश्न जैसे खुल गया, पूर्ण लोड पर 10 HP त्रिकला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है, फ्यूज की रेटिंग क्या होगी। अब यहाँ 10 हॉर्स पावर है, 10 हॉर्स पावर की मोटर कितने एम्पियर करंट लेती है, तो हॉर्स पावर का 1.5 गुना, ठीक है। अगर ये प्रश्न आता है तो इस प्रकार से करना कि 10 HP की मोटर कितने एम्पियर लेगी, तो वो 15 एम्पियर करंट लेगी। और प्रश्न ये पूछा है कि फ्यूज़ कितने रेटिंग का होगा। 10 HP 3 फेज मोटर चलाने के लिए फ्यूज़ की रेट क्या होगी, फ्यूज़ कितने एम्पियर का होगा। तो फ्यूज़ जो होता है वो जो उसका लोड करंट है, फुल लोड करंट, उसका भी 1.5 गुना, ठीक है। तो अभी ये वापस कैलकुलेट करो कि 10 हॉर्स पावर की मोटर है, ठीक है, उसका करंट कितना हो गया, 1.5 गुना करंट, हॉर्स पावर का 1.5 गुना करंट हो गई। 10 HP का करंट कितना हो गया, 10 का 1.5 15 एम्पियर, ठीक है। और फ्यूज़ की जो रेटिंग है 15 का 1.5 कितना हो गया, 15 प्लस 7.5 करो तो 22.5 23 एम्पियर। अब यहाँ ऑप्शन 10 एम्पियर है, 15 एम्पियर है, 25 एम्पियर है और 30 एम्पियर है। किस पे क्लिक करेंगे आप, बोलो 25 पे, 25 पे ही करेंगे ना। 10 तो कम पड़ता है, 15 भी कम पड़ता है, 23 इसमें है नहीं तो अगर 23 लिखा होता तो अपन करते। 23 के बजाय इसमें 25 लिखा और 30 लिखा है तो 25 कर दें, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है और आप चेक कर लें तो चेक सही है। अब ध्यान में आ गया, तो हॉर्स पावर के हिसाब से 1.5 गुना करंट और उसकी जो करंट होती है वो 1.5 गुना, उसके बाद फिर उस करंट का 1.5 गुना रेटिंग का आपको फ्यूज़ लेना है। अगला फिर एक सिंगल लाइन डायग्राम आ गया है। संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पर जो है वो फिर एक सिंगल लाइन डायग्राम है। अब सिंगल लाइन डायग्राम में यहाँ पर पहला एक फेज आ रहा है वो फ्यूज़ के थ्रू ऑफ पुश बटन में जा रहा है, वो भी बराबर है, और ऑन पुश बटन में जा रहा है तो ऑन पुश बटन के पैरेलल में एक कॉन्टैक्ट दे रखा है।
तो ये भी ड्यूअल स्टार्टर का सिंगल लाइन डायग्राम है। तो ड्यूअल स्टार्टर का सिंगल लाइन डायग्राम है। ऑन पुश बटन के पैरेलल में एक एक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगता है, जो आप पुश बटन पे हाथ लगा के फिर हटा लेते हैं तो वो परमानेंट एनवीसी ऑन रहती है। तो ये यहाँ पर जो है उस एक्सिलरी कॉन्टैक्ट को एक्स करके इंडिकेशन दे दिया और ये आपका प्रश्न पूछ लिया इसने। अब प्रश्न में देख लिया कि हाँ ये ड्यूअल स्टार्टर का है और ये सिंगल लाइन डायग्राम है। थोड़ा सा तो आपको एक दो बार तो निगाह घुमानी पड़ेगी इसकी सिंगल लाइन डायग्राम में। तो ऑन पुश बटन है, उसके पैरेलल में एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये आपका एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। स्टार और डेल्टा का तो है ही नहीं, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट कर दिया। फिर आप चेक करें सही है। नेक्स्ट यहाँ एक वाइंडिंग का डायग्राम आ गया, यहाँ एक वाइंडिंग का डायग्राम आ गया है और चित्र को देख करके ने इसमें लिखा गया है कि एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है, ये प्रकार कौन सा है। यहाँ एक चित्र जो दिया गया है उसका ये प्रकार कौन सा है, किस टाइप का है, सिंगल लेयर है, डबल लेयर है, या जटिल कुंडलन है, या डायमंड कोइल है। तो ये इसमें यहाँ पर जो चित्र जो दिया गया है उसको देखना है कि एक स्लॉट में कोइल है, अगला स्लॉट एक खाली है, दूसरी कोइल ली है। एक स्लॉट खाली छोड़ते हैं फिर अगली कोइल डालते हैं, फिर एक स्लॉट खाली छोड़ते हैं अगली कोइल डालते हैं, तो वो सिंगल लेयर वाइंडिंग होती है। एक स्लॉट खाली छूटता है तो चित्र देख करके ना आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। एक स्लॉट खाली छूटा है इसका मतलब ये सिंगल लेयर है, तो सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग है, ठीक है। तो ये ऑप्शन फिर चेक भी करते रहो इसको। अगला प्रश्न फिर आया स्लिप के लिए। एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करो। उसके लिए सूत्र क्या है, प्रतिशत। पहले केवल स्लिप ज्ञात करने का था, अब प्रतिशत स्लिप ज्ञात करना है, परसेंटेज वाली। तो NS माइनस NR बटे NS इंटू 100, ये फार्मूला होगा प्रतिशत के लिए। परसेंटेज स्लिप ज्ञात करना, स्लिप गति नहीं था ये। थोड़ा पहले क्वेश्चन ऐसे स्लिप गति का था, प्रश्न ये NS माइनस NR बटे NS ये प्रतिशत स्लिप का है। तो यहाँ प्रश्न पूछा है प्रतिशत का, इसलिए अपन इस पर प्रतिशत स्लिप के लिए फार्मूला NS माइनस NR बटे NS इंटू 100, प्रतिशत है इसलिए 100 का, ठीक है। व्यू आंसर देखें सही है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर एक सर्किट डायग्राम दे दिया। नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो है एक सर्किट डायग्राम दिया है, स्टॉप पुश बटन वही DOL का ही है। DOL में ही बहुत सारे होते हैं, रिमोट कंट्रोल भी होता है और जॉगिंग इंचिंग भी होता है। तो इसमें ये जो चित्र जो दिया गया है इसमें ऑफ पुश बटन है, ऑफ के बाद ऑन है। ऑन के पैरेलल में यहाँ पर एक पुश बटन और दे रखी है, ठीक है, और उसके साथ यहाँ पर ये 2 स्विचें दे रखे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है कि ये सर्किट डायग्राम कौन सा है। रिमोट कंट्रोल तो है, लेकिन साथ में इसने यहाँ पर एक पुश बटन भी दिया है, इसलिए ये रिमोट कंट्रोल हो नहीं सकता। इंचिंग का हो सकता है, सीक्वेंस कंट्रोल भी होता है। फॉरवर्ड रिवर्स में तो 3 फेज होते हैं, तब जाके फॉरवर्ड रिवर्स होता है। फॉरवर्ड रिवर्स स्विच है नहीं है, तो इसमें ये इंचिंग का है, इंचिंग करने का। तो उसमें ये स्टार्ट पुश बटन जो है उसके पैरेलल में। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फेज वाइंडिंग में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या होता है। 3 फेज वाइंडिंग के बीच में कला विस्थापन क्या होता है। कला विस्थापन, एक फेज की वाइंडिंग दूसरे फेज की वाइंडिंग से कितने डिग्री कोण पर रखी जाती है पता है। एक पूरा जो वृत्त होता है उसमें 360 डिग्री होता है, गोल पूरा, उसके 3 भाग करो, कितने हुए 120, है ना। 120 इंटू 3 करते हो तो 360 होता है। तो 120 डिग्री पहली कोइल रखी है, दूसरी कोइल 120 डिग्री के कोण पर रखी जाती है। तो 3 फेज मोटर में एक वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग से 120 डिग्री कोण पर होती है। तो यहाँ ऑप्शन है 90 का है, 120 का है, 180, 360, कौन सा करेंगे 120, ठीक है। तो 120 कर लिया, फिर देख लिया क्या वास्तव में सही है। नेक्स्ट अगला जैसे प्रश्न करते ही अगला प्रश्न फिर खुल गया अपना। यहाँ पर जो है वो एक रोटर का चित्र है, ठीक है, एक रोटर का जो चित्र बना के दिखाया गया है और उसमें 3 गोल रिंगे हैं। रोटर का एक चित्र होता है, गोल रिंगे होती हैं, उस पर एक्स यूँ करके लिखा है, वो क्या है, क्या कहते हैं उसको। रोटर के ऊपर 3 रिंगे होती है, किस टाइप के रोटर में होती है,
स्लिप रिंग वाले में, और गोल रिंगों को क्या कहते हैं, स्लिप रिंग है। सीधी सी गणित है ना। तो चित्र देख के अपने आप समझ में आ जाएगा। ए तो शाफ्ट दे दिया, बी में ब्रश दे दिया, सी में बेरिंग दे दिया और डी में स्लिप रिंग। तो ऑप्शन हो गया आपका डी, स्लिप रिंग। तो डी में खाली क्लिक करना, समय इसमें नहीं लगता। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि ऑनलाइन टेस्ट में आपको क्लिक करने में कुछ भी समय नहीं लगता है। केवल आपको प्रश्न में समझना है, तो प्रश्न को अधिक से अधिक समय देना है आपको, ठीक है। तो ये हमने चेक भी कर लिया, ऑप्शन डी सही है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर एक वाइंडिंग का चित्र आ गया। ऐसी कोयल वाइंडिंग का नाम क्या है। यहाँ पर फिर एक वाइंडिंग का चित्र आ गया है। तो ये जो वाइंडिंग का जो चित्र है उसमें ये 4 कोयले हैं, 4 कोयलों में स्टार्ट और एंड जोड़ा गया है। तो अपने वाइंडिंग में जब अगर 4 कोयले होती हैं, उसमें 4 पोल बनाने के लिए जो वाइंडिंग के कनेक्शन करते हैं स्टार्ट और एंड, तो वोल कोयल वाइंडिंग कहलाती है, फुल कोयल वाइंडिंग। और अगर 2 कोयले हैं उससे आपको 4 पोल चाहिए, स्टार्ट और एंड जोड़ते हैं, तो वो आपकी होती है हाफ कोयल वाइंडिंग। हाफ कोयल वाइंडिंग में 2 कोयले होगी, स्टार्ट और एंड जुड़ता है। तो यहाँ पर जो जोड़ा गया है स्टार्ट और एंड, मतलब बिगिनिंग और एंडिंग जोड़ा है। तो ये आपका वोल कोयल वाइंडिंग है। तो इसमें ऑप्शन है हाफ कोयल वाइंडिंग, वोल कोयल वाइंडिंग, सिंगल लेयर और दोहरी परत। तो ये वोल कोयल वाइंडिंग है। तो ये चित्र आपका हो गया, आंसर चेक कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको बढ़ना है। फिर यहाँ पर एक वाइंडिंग का चित्र और आ गया, इसमें डायमंड कोयल वाइंडिंग। ऐसे इस टाइप से जो चित्र दिया गया है वो डायमंड कोयल वाइंडिंग का है, ठीक है ना। तो ये डायमंड कोयल वाइंडिंग है। तो इसमें चित्र देख करके आपको पहचान करना था, मतलब इसके लिए, इस प्रश्न के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि अलग अलग कोयलों के जो चित्र हैं वो थोड़ा बहुत 2-4 बार आप निगाह मार लें, तो आपके दिमाग में ये इसका फिगर बैठ जाएगा कि इसको डायमंड कोयल कहते हैं, ये स्किन वाइंडिंग है, ये स्क्यू वाइंडिंग है। तो कोयलों की जो डिज़ाइन के आधार पर, सिंगल लेयर है, डबल लेयर है, इस प्रकार से कोयले की जो डिज़ाइन है उसके आधार पर आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चित्र जो दिया गया था ये डायमंड का है, डायमंड कोयल या मैश वाइंडिंग कहते हैं इसको। तो ये उत्तर भी सही है, एक्सप्लेनेशन करके देख भी लिया हमने। 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही ये सिंक्रोनस की बात बहुत ज़्यादा चली है ना। तो अगला इसी से संबंधित एक प्रश्न और आ गया, सिंक्रोनस स्पीड किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। अभी 2 मिनट पहले तो बोला है मैंने, सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, शून्य भार पर गति, ये नहीं है। फुल लोड पर, ये भी नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है वो सही है कि नहीं है, नहीं पता। अभी 2 मिनट पहले ही तो बोला था, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो गति होती है उसे सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। 120 F/P वाला फार्मूला लगता है। तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है वो है। रिलेटिव स्पीड मतलब वो स्टेटर रोटर के बीच में, वो तो स्लिप कहलाती है। तो इसका सही उत्तर आपका सी है, ठीक है। तो ये सी सही है। नेक्स्ट अगला एक फिर चित्र, ये सिंबल आया है, स्टार्टर का सिंबल है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, एक सिंबल दे दिया है, एक लिफाफे टाइप सिंबल है, ये दिख रहा है ना, ये लिफाफे टाइप सिंबल है। और इसको पूछा गया कि ये कौन से स्टार्टर का सिंबल है, कौन से स्टार्टर का सिंबल है। ये एक गोला कर दिया, 2 तीर के निशान लगा दिए। तो सिंबल में देखना हो तो स्टार्टर का सिंबल तो लिफाफे टाइप होता है। अब उसमें स्टार डेल्टा लिखा हो तो आप स्टार डेल्टा लिख देंगे, ठीक है। और गोला करके 2 इधर लाइनें खींच दी हैं, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल है ये। तो ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, ये ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप। तो ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप स्टार्टर, ये ऐसे क्लिक कर दो और इसका उत्तर चेक कर लो। ये चेक कर लिया, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक कॉइल वाइंडिंग मशीन का चित्र आ गया। हमने कॉइल वाइंडिंग मशीन यहाँ पढ़ी थी ना, जिसमें आप कोयले वगैरह बनाते हो। एक तो इसमें हैंडल रहता है जो घुमाते हैं, साइड में एक काउंटर रहता है और एक शाफ्ट रहती है जहाँ एक फर्मा लगाया जाता है जिसमें ये रोटेट करता है, उसको मैंड्रिल कहते हैं। तो मैक्सिमम टाइम में ये जो प्रश्न इसका मैंड्रिल का ही पूछते हैं। तो आप जैसे चित्र जैसे देख लिया कि कॉइल वाइंडिंग मशीन है तो उसमें मैंड्रिल क्या है, तो वो आगे जो शाफ्ट के ऊपर जिसमें फर्मा लगता है ना, जिससे आपने कोयले बनाई है, पहले कोयले भी बनाई होगी, तो उस भाग को मैंड्रिल कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ये प्रश्न इसने ये पूछ लिया कि तो ये यहाँ पर जो चित्र है ये मैंड्रिल है, ठीक है। तो इसमें ये खराद का गुरा मैंड्रिल, ये ए ऑप्शन सही है। वायर का गिर्री जो है वो तो साइड में रहती है, उसको वायर की गिर्री कहते हैं। अगर हो सकता है निशान बदल देवें तो ध्यान रखना, वायर की गिर्री यहाँ ऊपर की ओर लगी हुई है, वो वायर की गिर्री है।
है ना, और एक गाइड होता है, एक गाइड तार को ले जाने के लिए, और उसके बाद फिर ये स्पूल कैरियर है। तो अभी जो चित्र में ये एक्स दिखाया गया है, जहाँ आपको हैंडल से आप कॉइल बनती है और फर्मा जहाँ लगता है उसको मैंड्रिल कहते हैं। तो मैंड्रिल अक्सर पूछते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। अब 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? 6 पोल के लिए वापस एक प्रश्न आ गया। 2 मिनट पहले आपको बताया था 180 इंटू पोलों की संख्या। तो 180 में 6 का गुणा करो, कितना आता है? 180 इंटू 6 करो, 180 इंटू 6 करो, कितना होता है? 1080। मौखिक हो जाएगा ये तो, है ना। कितनी देर लगती है एक प्रश्न सॉल्व करने में? ये क्लिक कर दिया, अब आपका ये क्वेश्चन देख लिया, बिल्कुल सही है, 1080। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करें। अगला प्रश्न, फिर एक चित्र आ गया, स्टार डेल्टा का चित्र है। ये लिफाफा बंद है और उसमें स्टार डेल्टा बनाया गया है। तो ऐसा जो चित्र अगर आता है तो स्टार डेल्टा स्टार्टर ये दिख ही रहा है। रियोस्टेट वाला तो है नहीं, डायरेक्ट ऑनलाइन है नहीं, ऑटो ट्रांसफार्मर है नहीं। ये आपका चित्र जो है वो स्टार डेल्टा का है, चेक कर लिया, सही है। ठीक है, अब पिच फैक्टर की गणना करनी है। ये अभी जो प्रश्न आपको जो कर दिए आपने, तो ये 20 प्रश्न हो गए। तो ये क्लिप थोड़ी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अपन 20 प्रश्न का ही एक आज का इतना ही करके नेक्स्ट टॉपिक का और ले लेंगे, और अगले प्रश्न जो बाकी रह गए उसको अपन बाद में देखते हैं। पहले एक बार देखें कि ये जो आपने अभी अभ्यास किया है ये आपको कितना समझ में आया। ठीक है, उसके बाद फिर अगला जो है अपन लेंगे।